हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम 11th स्टैंडर्ड NCERT इंग्लिश मीडियम से 11th NCERT इंग्लिश मीडियम का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब सिलेबस तो सेम ही होता है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का। चलो मैं हिंदी में भी टर्म बता दूंगी तो साथ में हो जाएगा, है ना। बुक रीडिंग नहीं करेंगे, उनके अंदर जो चीज़ें हैं मैन सिर्फ वही पढ़ेंगे, वो समझेंगे कि वो क्या बता रहा है। तो चैप्टर का नाम है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। क्या? कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो मेनली हमें सबसे पता तो पहले ये पता होना चाहिए कि भाई एटमॉस्फेयर है क्या। एक्चुअली जो ये अर्थ है हमारी, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, ये जो है वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। क्या? एटमॉस्फेयर। इसके अंदर एयर है, और ये एयर और विंड, अगर हम इसकी बात करें तो एयर और विंड में हम फ़र्क कैसे करेंगे। एयर क्या होती है, ऑडरलेस होती है, ठीक है, ना ही तो इसका कोई स्मेल होती है, ना ही इसका कोई पता चलता है हमें कि भाई एयर है। और विंड क्या होती है, मोशन में होती है, ठीक है, तो इसका हमें पता चलता है कि भाई हाँ आज ठंडी हवा चल रही है या फिर कुछ और चल रही है। इसका तो कुछ कलर वगैरह भी नहीं होती, जैसे आंधी वगैरह चलती है तो हमें पता चलता है, तो वो क्या है, विंड है। तो अभी हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट बना किस किस से है क्या एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में क्या है, गैसेज है। क्यों? क्योंकि एयर हम ब्रीथ करते हैं तो वो गैसेज है, ठीक है। और क्या है, डस्ट है, और वाटर वेपर है, वाटर वेपर। ये कंपोनेंट्स हैं किसके, एटमॉस्फेयर के। तो हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एयर एटमॉस्फेयर। क्या है ये, गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट। तो हम अब बात करते हैं गैसेस की। ये गैसेस 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो जो हैवी गैसेस है और एक लाइट वेट की जो गैसेस है, लाइट वेट गैसेस। अब देखिए इसमें क्या है, N2 नाइट्रोजन, जो क्या है, कितनी परसेंट, 78.09%, ठीक है। और फिर O2 ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए होती है 20.9%। फिर हम बात करते हैं ऑर्गन की, तो ऑर्गन क्या है, 0.09%। एंड फिर हम बात करते हैं CO2 की, जो हम यहाँ मैन ये इनकी बारे में बात करेंगे। तो CO2 कितनी परसेंट है, ओनली 0.3%। अब इनकी बात करते हैं हम इम्पॉर्टेंट गैसेस की। पहले हम बात करेंगे CO2 की अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें भी लाइट वेट गैसेस में भी देख लीजिए, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और जैसे ओजोन हो गया, और भी गैसेस है जैसे नियॉन हो गया, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन। अब एक चीज़ देखिए कि जो हीलियम और हाइड्रोजन है, सबसे पहले इनका पता लगाया गया था। क्यों? क्योंकि ये इतनी लाइट वेट गैसेस हैं कि जो एनवायरनमेंट है हमारा, हम 4 लेयर्स मानते हैं एनवायरनमेंट की। एक्सोस्फेयर का ऊपर तक है, ठीक है, 1640 किलोमीटर समथिंग कुछ है, तो मेनली हम 4 लेयर्स मानते हैं। तो इन लेयर्स में हीलियम और हाइड्रोजन है जो एक्सोस्फेयर में मिलती हैं, ठीक है, ऊपर ही ऊपर मिलती हैं। ये हो सकता है यहाँ भी हो, लेकिन सबसे हल्की गैसें हैं ये,
वो यहाँ मिलती है। तो हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम हैवी गैसेस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है। देखिए CO2 की बात करते हैं। सबको पता है कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम, ये जो एक टॉपिक है इसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं। अभी कैसे इन्फ्लुएंस करती है उसको। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, परसेंटेज इतना है, ठीक है। कितने किलोमीटर तक पाई जा सकती है ये? मेनली हम मानते हैं कि इतनी हैवी है कि 20 किलोमीटर तक, कहाँ से? अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर तक ये हमें पाई जाती है। इसके इन्फ्लुएंसेस कैसे हैं? ये एक ऐसी गैस है जो, जैसे हम और गैसेस तो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। उनमें क्या कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। पर ये क्या है? इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। किसके कारण? फॉसिल फ्यूल्स के कारण, फॉसिल फ्यूल्स के कारण। अब इनका जो इंक्रीमेंट है वो किसके कारण हो रहा है? फॉसिल फ्यूल्स। और ये इंक्रीमेंट हो किस में रहा है? टेम्परेचर में। किस में? टेम्परेचर में, रेचर में। अब जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है उससे क्या होगा? जो अपने वाटर बॉडीज़ हैं, हम सी ओशन का मान के चलते हैं कि वहाँ पे क्या है? खारा पानी है, सैल्टी वाटर है, तो उसके कारण उनमें वृद्धि होगी। तो वाटर जो हमारा नेट वाटर बचा है, जो प्योर वाटर बचा है, कितना? 2.5 ओनली 2.5 वाटर बचा है बना कि इसके अंदर भी क्या आएगा? फिर सैलिनिटी मिलने लग जाएगी। क्योंकि अगर भाई वाटर बॉडीज़ का जो लेवल है, सरफेस है, वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो वो अदर जहाँ प्योर है उसमें भी मिलेगा, जाके उसमें मिलेगा। जो जितना प्योर वाटर है वो भी ख़त्म होने को जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पानी बचाओ, ठीक है। तो जब ये टेम्परेचर हाई होता है तो ये क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, क्योंकि जो ओजोन लेयर है उसके अंदर हॉल हो रहे हैं। इसके कारण CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सब के कारण उसके अंदर होल हो रहे हैं। अब बात करते हैं हम ऑर्गन की। कितना परसेंट? ओनली 0.9%। O2 हम ब्रीथ करते हैं, हमें ब्रीथ करने के लिए O2 चाहिए होती है। N2 पेड़ पौधों के लिए चाहिए होती है हमें। इनका हम मानते हैं कि ये 120 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितनी? 120 किलोमीटर। और जैसा कि बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये एकदम नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। तो N2 और O2 का पूछ ले कि कितनी एल्टीट्यूड तक ये पाई जा सकती है, तो इनका एल्टीट्यूड क्या है? 120 किलोमीटर। और इनका पूछे CO2 का पूछे तो इसका कितना बताया था मैंने? 20 किलोमीटर ओनली। ये रहा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ओजोन की। जो ओजोन गैस है उसकी बात करते हैं, साथ साथ में देखते जाएंगे। किसमें? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। कहाँ? स्ट्रेटोस्फेयर में। क्या? ओजोन, ठीक है। अब इसका हमें मतलब क्या है? इससे हमें क्यों मतलब, हम क्यों पढ़ेंगे इसके बारे में? इसका रीज़न ये है कि ये एक लेयर बनाती है, जिससे क्या होता है? जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, किसकी? कहाँ से निकलती है? सन से निकलती है, उनसे बचाती है, ठीक है। उनको अपने अंदर ही ऑब्जर्व कर लेती है ये, ठीक है। अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी। उसके बाद में क्या होगा कि सन से आती है अल्ट्रावायलेट रेज और अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी। लेकिन उसके बाद अगर ये अपने क्वेश्चन भी है कि अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो क्या होगा? तो ओजोन लेयर ना हो तो जो अल्ट्रावायलेट रेज है ये इतनी हार्मफुल होती है कि अपनी जो स्किन है वो जल जाएगी एकदम से। और अभी भी देखो, जैसे अपन को पता है कि ओजोन लेयर में जो CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इनके कारण क्या हो रहा है? होल हो रहे हैं, जिसके कारण अपन देख सकते हैं इन्फ्लुएंस इसका कि जो अपनी बॉडी पे स्किन प्रॉब्लम्स आ रही है, हम जिसको देखते हैं कि इचिंग हो रही है या फिर स्पॉट्स हो जाते हैं, वो सारा इसी का करा धराया है। तो जैसे सन से अल्ट्रावायलेट रे आती है तो ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। अगर नहीं करे तो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है, अर्थ टेम्परेचर,
ये बहुत हाई हो जाएगा, इससे हम जल भी सकते हैं। तो ये किसको कंट्रोल करती है? अर्थ के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। तो आई होप गैसेस का आपने क्लियर हो गया। और इसके अंदर कुछ नहीं है कि जैसे मैंने बता दिया 10 से 50 किलोमीटर है स्ट्रेटोस्फेयर, तो यहाँ ये लेयर मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। गैसेस क्लियर हुआ। वाटर वेपर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर वेपर का 5%, कितना? 5% है। तो 5% में अगर हम बात करें तो वार्म और वेट एरिया जो है ट्रॉपिक्स, ठीक है, ट्रॉपिकल जो एरिया है वहाँ पे ये ओनली 4% है। फिर बात करते हैं ड्राई एंड जो पोल्स की साइड है वो, और जो डेजर्ट एरिया है वो, ठीक है। तो पोल्स की साइड कोल्ड एरिया है, कोल्ड, ठीक है। तो ये तो डेजर्ट एरिया हो गया, ड्राई डेजर्ट, और ये कौन सा एरिया है? पोल साइड। तो यहाँ पे ओनली 1%। मेनली जो इनका परसेंट है वॉल्यूम का, किस में? वॉल्यूम परसेंट एयर में वाटर वेपर का इतना है। और ये करती क्या है वाटर वेपर? वाटर वेपर करती क्या है? इंसोलेशन। मतलब जो सन का टेम्परेचर है, मतलब सूर्य का जो ताप है, क्या इंसोलेशन क्या होता है? सूर्य ताप, ठीक है। इसको क्या करती है? ऑब्जर्व करती है। क्या? ऑब्जर्व करती है। तो जब ये ऑब्जर्व करती है तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि कभी हमारे एनवायरनमेंट में ठंड आ जाती है, कभी गर्मी आ जाती है ना, तो वो इसी के कारण होता है कि अगर वाटर वेपर एनवायरनमेंट में ना हो, अगर ये एनवायरनमेंट में ना हो तो क्या होगा कि जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा टू कोल्ड और टू वार्म, ठीक है। अगर ये ना हो तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सर्दी भी जब आएगी तो वो बहुत ज़्यादा होगी, बियरेबल बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए वाटर वेपर क्या करते हैं कि ना ही तो ज़्यादा एरिया ठंडा होने देते हैं, ना ही ज़्यादा गर्म होने देते हैं। और इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। अब हम डस्ट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। डस्ट पार्टिकल देखिए क्या है। डस्ट हमें पता है पार्टिकल, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। ये टुकड़े किस किस के हो सकते हैं? मेटेरियल्स, ठीक है, उल्का पिंड जिसको बोलते हैं, और क्या? एज मतलब राख, ठीक है। और जैसे पराग कण होते हैं, मिट्टी होती है, सॉइल बोल देते हैं, सॉइल, स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सी साल्ट्स होते हैं, फाइन सॉइल होती है, सी साल्ट, फाइन सॉइल, और जो पराग कण होते हैं, मेटेरॉइड्स होता है, पोलन बोलते हैं जिसको, पोलन, ये सब क्या होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। और ये करते क्या है एनवायरनमेंट में? इनका मेनली जो कारण है वो क्या है? जो कन्वेंशनल जो एयर करंट्स हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। क्या? कन्वेंशनल जो एयर है उसको क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब ये ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा इनसे? जो सब ट्रॉपिकल एरिया है और टेम्परेट रीजन है उनकी जो वाइंड देखिए, मैं एक बार एक लाइन पढ़ती हूँ, फिर ध्यान से सुनिएगा। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं कंसर्न इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, कन्वेंशनल एयर करंट्स में ट्रांसपोर्ट दैम टू ग्रेट हाइट। इनको क्या पहुँचाते हैं? बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुँचाते हैं। कौन से? ये देखिए, ये कण है। हमें जैसे स्मेल वगैरह आती है वो क्यों आती है? इसके कारण ही आती है,
इनके अंदर किस कारण आती है कि डस्ट है, तो ये एक दूसरे इससे यहाँ आएगी, इससे यहाँ आएगी, इससे यहाँ, ऐसे ऐसे करके ऐसे पहुँच ही जाएगी। जो कन्वेंशनल एयर है वो क्या होती है कि जो कोल्ड एयर है वो तो भारी होती है, हैवी होती तो नीचे आती है। जो वार्म एयर है, ठीक है, हॉट एयर जिसको बोलते हैं, हॉट एयर, वो ऊपर जाती है तो वो इसका ये जो सर्किल है इसको कन्वेंशनल एयर बोलते हैं। तो जो ऊपर जा रही है ना उसको ट्रांसफ़र कौन करेगा, डस्ट करेगा। तो उसके बाद में एक लाइन और पढ़ती हूँ, द हायर concentration of dust particles is found in subtropical and temperate region due to dry winds in, ये मैंने बता दिया कि जो गर्म क्षेत्र होगा कहाँ, इक्वेटर के नियर, ठीक है। इसने बोला है कि कौन से रीजन, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो जोन है वहाँ ये मिलेगी, वहाँ ज़्यादा है, मतलब इस लेयर में ये क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ से ये क्या करती हैं, कन्वेंशनल एयर के थ्रू इन पार्टिकल्स को ऊपर, मतलब कन्वेंशनल एयर को ही ऊपर पहुँचाती हैं, और डस्ट के अंदर कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात है कि वाटर वेपर कंडेंस करती है टू प्रोड्यूस क्लाउड्स, क्लाउड्स की तरफ जो वाटर वेपर है, क्या, वाटर वेपर, जाहिर सी बात है इनके अंदर वाटर वेपर भी एक अपने अंदर कंसिस्ट कर लेंगे, वाटर वेपर, और क्या करेंगे फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे और क्या बना देंगे, फिर बादल बना देंगे, बादल बना देंगे तो बारिश हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो आई होप जो कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के वो आप लोगों को समझ में आएंगे। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा आगे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ें या अभी, चलो कर लेते हैं, 1 मिनट में देख लेती हूँ कितनी मिनट की वीडियो बन गई, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ चलो कर ही लेते हैं, थोड़ा सा बताना है इसके बारे में। देखिए 5 लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। जो लोअर लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें तो मैं रख कर देती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर 5 लेयर से बना है। पहले आप लिख देते, द एटमॉस्फेयर इज मेड अप फ्रॉम 5 लेयर्स, दीज आर, इनके नाम लिख दो। फिर हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर जैसा कि आप देख सकते हैं 0 to 10 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज हाइट इसकी मानते हैं, एवरेज हाइट क्या है, 13 किलोमीटर, कितनी मानते हैं एवरेज हाइट, 13 किलोमीटर। और अगर हम पोल साइड से बात करें, कहाँ, पोल से और इक्वेटर से, इक्वेटर से। अब देखिए 1 मिनट, अब स्ट्रक्चर समझिए, ये अर्थ है, इसके ऊपर पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर की, फिर स्ट्रेटोस्फेयर की, ये क्या है, अर्थ। तो अगर ये पोल साइड है, यहाँ से इसकी अल्टीट्यूड की बात करें, किसकी, अल्टीट्यूड की, तो यहाँ से ये कितना है, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर एवरेज हाइट है। ये कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि भाई एकदम फिक्स इतनी होगी, नहीं। अब बताऊंगी आपको इसका रीज़न भी कि ऐसा क्यों नहीं है। इक्वेटर की बात करते हैं, तो इक्वेटर का, इक्वेटर से ये देखिए यहाँ बीच में इक्वेटर है, तो यहाँ से अगर इनकी हाइट माने तो इनकी हाइट होगी 18 किलोमीटर, कितनी, 18 किलोमीटर। अब देखिए हाइट के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे अर्थ से बढ़ रहे हैं हाइट कम हो रही है ना। अब इसका संबंध क्या है कि जो थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर की वो इक्वेटर पे है ज़्यादा, कहाँ है, मोटाई इक्वेटर पे। थिकनेस की बात करते हैं, थिकनेस कहाँ, इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है, कहाँ, इक्वेटर पे
ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद में कम होती जा रही है, देखिए 18, फिर 8, फिर अगर इसकी ये जो एवरेज हाइट है ना वो इसकी है, इसकी, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाता है। टेम्परेचर कैसे गिरता है, टेम्परेचर 165 मीटर हम जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो कितना 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन। तो अल्टीट्यूड से जो टेम्परेचर का प्रोपोर्शन हम करते हैं तो वो क्या है, अपोजिट है कि हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर लो होगा। अब हम बात करते हैं इसके अपोजिट। एक चीज़ इसके अंदर होता क्या है, वेदर को लेकर जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी इसी के अंदर होती हैं, ठीक है। और यहाँ का ट्रोपोपोज जो है लेयर वो कहाँ, ट्रोपोस्फेयर से ख़त्म होती है और स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से ये क्या है, ट्रोपोपोज, इसका मिनिमम 1.5 किलोमीटर होगा इसका एरिया, ठीक है। तो ये जो है ये इस पे अगर हम टेम्परेचर देखें तो 80 डिग्री सेल्सियस है इक्वेटर से, और अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, पोल। यहाँ से अगर हम टेम्परेचर देखें तो 5 डिग्री सेल्सियस और यहाँ से देखें तो -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, माइनस है। ये इसका हो गया कंप्लीट। जितनी भी जैसे बारिश होती है या फिर जो भी कुछ होता है वो सारी प्रोसेस किसके अंदर होती है, क्लाइमेट और वेदर की जितनी भी प्रोसेस सारी इसी के अंदर होती हैं। आया समझ में। ये देखिए यहाँ से 40 और इस यहाँ समथिंग इसका टेम्परेचर रहता है, मान के चलिए एवरेज टेम्परेचर इसका -80 डिग्री सेल्सियस। और सारी बात मैंने बता दी, जितनी भी बायोलॉजिकली एक्टिविटीज़ है सारी इसी के अंदर। कौन सी एक्टिविटी, बायोलॉजिकली एक्टिविटीज़, ठीक है। ये सारा क्लियर हुआ। उसके बाद में हम बात करते हैं अब ट्रोपोपोज। मैंने बता ही दिया कि द टेम्परेचर हेयर इज़ नियरली कांस्टेंट एंड हैंस यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और वो क्यों होगा उसका रीज़न देखिए, हम स्ट्रेटोस्फेयर में पढ़ेंगे। ये आपको समझ में आया होगा। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, जो एरोप्लेन वगैरह होती हैं, एरोप्लेन, ठीक है, जो एरोप्लेन्स वगैरह होती हैं वो क्या, यहाँ क्या बताया मैंने, एरोप्लेन्स, मान के चलिए ये एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, वो यहाँ आती हैं। इसके बाद में इसका जो हम मानते हैं हाइट मानते हैं वो कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर में है। यहाँ एरोप्लेन चलती है एक तो, दूसरा यहाँ क्या है, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ठीक है। अब ये ओजोन लेयर मैं आपको बता चुकी क्या करती है, यहाँ पे सन का टेम्परेचर आएगा, जैसे मान लो ये सन है, यहाँ पे टेम्परेचर आएगा, ये ऑब्जर्व करेगी कौन सी, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट ऑब्जर्व करेगी। ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगा, जो उसका सनलाइट से जो अर्थ पे जानी चाहिए वो तो यहाँ भेज देगी, और जो ये रेज हैं वो अपने पास रोक लेगी। इसके कारण यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ लिख लेते हैं, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ से चलते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। कैसे, 165 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस से 165 ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहाँ पे इस लेयर में इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि ओजोन लेयर क्या है, इसी लेयर में है, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में है, ठीक है। इसके कारण इसमें क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा वापस। और ये मैंने बता ही दिया, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हार्मफुल है बॉडी के लिए। अब हम बात करेंगे
मेसोस्फेयर की। मेसोस्फेयर क्या है? 80 किलोमीटर से कहाँ तक मानते हैं? 50 से 80 तक मानते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? जो भी मेटेरॉइड्स, देखो मेटेरो, ठीक है, जो भी मेटेरॉइड्स हैं वो सारे किस में होते हैं? उस लेयर में होते हैं। और इसकी हाइट मैंने बता दी। अब यहाँ से जैसे ही हाइट बढ़ेगी तो जो टेम्परेचर है वो वापस क्या हो जाएगा? कम होने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे बढ़ा कैसे? क्योंकि ओजोन लेयर सनलाइट्स ले रही है। अब वापस डिक्रीज तो होगा, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। मेसोस्फेयर पढ़ रहे हैं ना। देखो ये क्लाउड बना दिया मैंने, ठीक है, और ये बारिश हो रही है। क्लाउड इधर है, बारिश इधर हो रही है, ठीक है। मान के चलिए जो भी वेदर की, क्लाइमेट की प्रोसेस होती है वो उसमें होती है। यहाँ एरोप्लेन्स बना दिए मैंने, जो जेट यान बोलते हैं ना, जेट, वो यहाँ चलते हैं। क्या? जेट, जेट नहीं, जेट। अब मेसोस्फेयर की बात करते हैं। तो मेसोस्फेयर में क्या है? एक तो इसकी हाइट मान के चलो, ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर, और यहाँ टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि वापस वैसी जो हरकत यहाँ हुई थी, टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज किसके कारण? अल्टीट्यूड जब बढ़ेगा, अल्टीट्यूड बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और कितना पहुंच जाएगा? किसकी बात कर रहे हैं? मेसोस्फेयर की। तो जब एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, -100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद में देखिए मेसोपोज। मेसोपोज की जो लेयर है वो कहाँ? जो मेसोस्फेयर ख़त्म होता है बिहाइंड द एंड ऑफ मेसोस्फेयर एंड स्टार्टिंग ऑफ थर्मोस्फेयर, वो क्या है? मेसोस्फेयर है। अब देखिए एक कंफ्यूजन है, आइनोस्फेयर, ठीक है, जो अपर लेयर है मेसोस्फेयर की वो किससे जानी जाती है? मेसोपोज से जानी जाती है। अब आइनोस्फेयर एक पंगा आ गया बीच में। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है ये पंगा। इसे कह दो पंगा मत ले हमसे, खात्मा कर देंगे हम भी तेरा। अब देखिए क्या है थर्मोस्फेयर, और बुक में दे रखा है कि मेसोस्फेयर के बाद में क्या है? थर्मोस्फेयर। यहाँ तो ये डायग्राम बुक में दे रखा है, और जो अपन थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या है? आइनोस्फेयर दे रखा है। आइनोस्फेयर, आइनोस्फेयर ही ना, आइनोस्फेयर, ठीक है। अब इसका पंगा क्या है मैम? थर्मोस्फेयर दे रखा है तो आइनोस्फेयर को कहाँ करें हम? देखो इसकी क्या है? एल्टीट्यूड क्या है? 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक, ठीक है। अब ये यहाँ से 80 किलोमीटर से लेके कहाँ तक? 400 से भी ऊपर जाएगा, 640 किलोमीटर तक। क्या? आइनोस्फेयर यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसका पंगा क्या है? आयंस होते हैं इसमें। क्या होते हैं? आयंस, ठीक है। आयंस मिलने के कारण क्या होते हैं? 1 मिनट, आयंस मिलते हैं यहाँ पे, और आयंस मिलने के कारण आयंस क्या करते हैं? जो भी रेडियो रेज होती हैं, जैसे हम टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह से ये सब सुनते हैं, तो अब हम ये देखिए कैसे इंटरनेट वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, इनकी रेज निकलती हैं, वो रेज कहाँ जाती है? यहाँ पे। रेड पेन ले लेते हैं क्योंकि ये डेंजर है थोड़ा। यहाँ से यहाँ 640 मान के चलें, ये एरिया क्या है? आइनोस्फेयर का है। क्या? आइनोस्फेयर। जो क्या रेडियो वेव्स आती हैं ऐसे, ठीक है, आएगी और हमें सुनेगी कैसे? ये यहाँ पे टकराती है और वापस अर्थ पे आती हैं, तब हम इनको हियर कर पाएंगे, तब ये हमारे लिए ऑडिएबल हो पाएगी। तो आई होप आइनोस्फेयर समझ में आया होगा।
अब एक चीज़ देखिए, आइनोस्फेयर में और क्या होता है। अब ये जो रेज हैं, रेज वार्म तो होगी, है ना, जैसे ये रेज ऊपर जाएगी तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जब ये वापस आएगी। तो यहाँ पे द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर अबव द थर्मोस्फेयर इज नॉन एक्सोस्फेयर। आया, आइनोस्फेयर समझ में आ गया। आप लोगों को अगर लिखना हो तो ये लिख देना, 80 किलोमीटर टू 640 किलोमीटर एरिया ऑफ द हाइट ऑफ फ्रॉम अर्थ सरफेस इज द एरिया ऑफ आइनोस्फेयर। ठीक है, और क्या होता है, देयर वी कैन फाउंड वी आर फाउंड आयंस एंड द आयंस डू, क्या करते हैं, रेडियो रेज रिटर्न टू या रिफ्लेक्ट टू अर्थ, सो वी कैन ऑडिएबल द रेडियो सिस्टम, टीवी सिस्टम, इंटरनेट जो भी हम यूज़ करते हैं सारा कुछ उसी के कारण होता है। अदरवाइज हम लोगों ने ये सोचा होगा कि कैसे ये वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है ना, कि रेडियो पहले अभी तो रेडियो का इतना नहीं रहा कि रेडियो अगर हम सुनते थे तो भाई कैसे ये हमें सुनाई देता है, ये इसके कारण हमें सुनाई देता है। और इसी कारण वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अल्टीट्यूड भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच आर टू लेयर्स वेयर द टेम्परेचर गेट इंक्रीज्ड, तो वो कौन सी हो गई, स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर के कारण, आइनोस्फेयर किसके कारण, आयंस के कारण। ठीक है, एक जो आइनोस्फेयर है ना, एक तो थर्मोस्फेयर में देखिए जो सैटेलाइट्स होती है वो कहाँ होती है, सॉरी रेड से नहीं लिखेंगे, रेड तो सिर्फ आयंस का है, ब्लू से लिख लेते हैं, सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स, अब ये सैटेलाइट्स क्या होती है मैम, सैटेलाइट्स क्या होती है, जैसे ये नासा, इसरो वगैरह सब है, स्पेस का, यहाँ से स्पेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ से, थर्मोस्फेयर के इस पार्ट से स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी नासा वगैरह जो भी कुछ है, हमें स्पेस के बारे में नॉलेज कैसे होता है, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपने सैटेलाइट्स छोड़े हुए हैं कैमरा टाइप में, तो जिस कारण वो सारी जितनी भी वहाँ पे प्रोसेस हो रही है, ठीक है, मेट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड वगैरह जितने भी सारे कुछ हैं, ये अपने प्लैनेट्स वगैरह, उनके बारे में नज़र रख रही है। ठीक है, कौन, सैटेलाइट्स। अब हम बात कर रहे थे किसकी, थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर कौन सी है, ये, इसके ऊपर क्या है, एक्सोस्फेयर। तो आप लिख सकते हो द अपर मोस्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर। ठीक है, और फिर एक्सोस्फेयर से नीचे क्या है, थर्मोस्फेयर। तो आप ये भी लिख सकते हो कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अबोव द एटमोस्फेयर, अबोव द थर्मोस्फेयर। ठीक है, तो थर्मोस्फेयर भी समझ में आया होगा, यहाँ पे अपने और कुछ नहीं है ज़्यादा, बस वहाँ पे फिर टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि आयंस है वहाँ पे। एक्सोस्फेयर की बात करते हैं तो वह एक्सोस्फेयर अब क्या है, जो लाइट वेट गैसेज है वो वहाँ पे तैर रही है। यह हाईएस्ट लेवल है एक्सोस्फेयर, और कुछ नहीं है इसके अंदर, आउटर लेयर है, इसके अंदर ये पूर्णतः क्या है, स्पेस है, स्पेस। ठीक है, यहाँ से स्पेस स्टार्ट हो जाता है। अब अगर आपसे पूछ ले कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो सकता है, तो टेम्परेचर वहाँ पे नियर अबाउट मिलेगा 2 डिग्री सेल्सियस टू 2700 डिग्री सेल्सियस। और अगर नीचे की बात करें तो -363 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, इसके बारे में हम टेम्परेचर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कैसे कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो अब एलिमेंट्स और देख लेते हैं, वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स। मैंने हिंदी मीडियम की तो वीडियो बनाई है, एलिमेंट्स किसके, वेदर और क्लाइमेट के। कौन कौन से हो सकते हैं, टेम्परेचर है एक तो, ठीक है, और क्या हो सकता है बताइए, एयर, एयर भी करेगी, प्रेशर भी करेगा, विंड्स, देखिए विंड्स, प्रेशर, ह्यूमिडिटी,
ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स, क्या हो रहा है ये, क्लाउड्स, फिर अगेन गलत लिख दिया, क्लाउड्स, व्हाट्स रॉन्ग मीन, फिर और क्या है, प्रिसिपिटेशन, ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। देखिए टेम्परेचर, विंड्स, एयर हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर का अपोजिट रिलेशन है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लो प्रेशर होगा और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हाई प्रेशर होगा। ह्यूमिडिटी तो पता ही है आपको सबको, क्लाउड्स भी पता है कि एलिमेंट्स हैं इसका, और प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो बारिश वगैरह होती है ना, वर्षण हिंदी में बोल सकते हैं अपन इसको, वर्षण। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है। एक बार लेयर्स देख लीजिए। आपसे पूछ सकते हैं कि वेदर और क्लाइमेट को लेकर जितनी भी प्रोसेस होती है वो कौन से लेयर में होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है। फिर आपसे पूछ सकता है जो जेट यान वगैरह चलते हैं, एरोप्लेन वगैरह चलती है, वो कौन से लेयर में चलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में चलती है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर की जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 10 to 50 किलोमीटर। फिर आपसे पूछ सकता है कि एवरेज जो इसका अल्टीट्यूड है ट्रोपोस्फेयर का वो कितना है, 13 किलोमीटर। पोलर से 8 किलोमीटर, इक्वेटर से 18 किलोमीटर। अब बात करते हैं स्ट्रेटोपोज की। जो स्ट्रेटोस्फेयर जो फिनिश होता है और मेसोस्फेयर जहाँ से स्टार्ट होता है वो लेयर क्या है, स्ट्रेटोपोज कहलाती हैं। मेसोस्फेयर में होता क्या है, मेट्रोइस। और ओजोन लेयर मैन है, ये ओजोन लेयर और आयनोस्फेयर मैन चीज़ें, ध्यान रखिएगा एकदम से। तो मैंने आपको बता दिया कि मेसोस्फेयर में मेट्रोइड्स मिलेंगे आपको, थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट है, और एक्सोस्फेयर में पूर्णतः स्पेस आ जाता है। स्टार्ट यहीं से हो जाता है, थर्मोस्फेयर से स्पेस। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।